यमुनानगर के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कैप्टन मनोज कुमार। तो जब आप रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स को डील करते हैं, लैंड रिलेटेड मैटर्स को, रेवेन्यू कलेक्शन को, रिकवरीज को, तो हम कलेक्टर होते हैं। जब आप लॉ एंड ऑर्डर से या क्राइम से इन चीजों से डील करते हैं तब आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहते हैं। जब आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं रोजमर्रा की रूटीन की, जिसमें विकास के कार्य हैं या बुनियादी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सड़कों की हैं, ट्रैफिक की हैं, वातावरण की हैं, पार्क्स की हैं, लोगों की सुविधाएं हैं, या कोऑर्डिनेशन है बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स कि वो काम त्वरित आधार पर हो, सलीके से हो और कहीं कोई गलत चीजें न अपनाई जाएं, तब हम एज ए डिप्टी कमिश्नर काम करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका दुनिया में बेस्ट ब्रेन होना या सबसे ब्रिलियंट इंसान होना आवश्यक नहीं है। केवल इसीलिए इस नौकरी में आएंगे, लाल बत्ती होगी, नीली बत्ती होगी, सायरन बजेगा और प्यार वाले एक दो लोग साथ में चलेंगे, लोग नमस्ते करेंगे। नहीं, प्लीज उस काम के लिए मत आइए। कहीं पान का खोखा लगा के बैठते हैं पनवाड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे, वो हमसे 20-20 गुना पैसा कमाते हैं। सभी सरकारी नौकरों के लिए फौज का एक स्टिंट अनिवार्य होना चाहिए। हम टैक्स पेयर के पैसे के दम पे ये नौकरी करते हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम टैक्स पेयर की सेवा करें, उसके लिए काम करें, ईमानदारी और निष्ठा से काम करें। अभी हम सेमिनार और वर्कशॉप और ये करते हैं, पृथ्वी बचाओ, जल बचाओ, बिजली बचाओ, बेटी बचाओ, बहुत अच्छी बातें हैं। क्या 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 बचाओ? कुछ भी नहीं है क्या सुरक्षित? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारे देश भारत में सिविल सेवा परीक्षा हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसलिए हमारे आईएएस अधिकारी वो रत्न हैं जो देश को सही मायनों में आकार देने में पूरी तरह सक्षम हैं। एक आईएएस एस्पिरेंट से लेकर एक ऑफिसर बनने तक की पूरी जर्नी, उसके बाद उनको मिलने वाले पावर्स एंड पर्क्स के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आज अड्डा अनफिल्टर्ड की शान बढ़ा रहे हैं यमुनानगर के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कैप्टन मनोज कुमार। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पूजा। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आप आर्मी में थे तो सिविल सर्विसेज में स्विच करने का कैसे सोचा? एक्चुअली आई हैड गॉन थ्रू दी शॉर्ट सर्विसेज जो इनिशियली 5 साल के लिए रहता है, एंड देन यू हैव चॉइस कि आप एक्सटेंशन ले लें, रुक जाएं, परमानेंट कमीशन ले लें या छोड़ के आ जाएं। तो आई स्टार्ट ऑफ एज ए टीचर, साल भर मैंने पढ़ाया, फिर एक दो जगह और अप्लाई किया, भगवान की दया से वो नौकरियों में सिलेक्शन हो गया था, इंक्लूडिंग दी फौज वाला। मैंने फौज में जाना ठीक समझा कि एक एक्सपीरियंस वहां का भी ले लें। उसके बाद मैंने एक्सटेंशन भी ली, एंड देन आई थॉट कि दूसरी साइड भी फेंस की देखनी चाहिए सिविल सर्विस की तरफ। सो आई रोट द पेपर एंड गॉट थ्रू एंड स्विच्ड ओवर। तो सर, काफी हेल्प मिला होगा आर्मी से जब स्विच किया सिविल सर्विस में, क्योंकि एक पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो जाती है बहुत अच्छे से फौज में। इसके अलावा मैं एक और चीज आपसे कहूंगा कि मैं वकालत करना चाहता हूं इस चीज की कि सभी सरकारी नौकरों के लिए फौज का एक स्टिंट अनिवार्य होना चाहिए। बिकॉज आपको वो ना सिर्फ डिसिप्लिन सिखाती है वो नौकरी, वो आपको कंपैशन भी सिखाती है, वो आपको एस्पिरिट डी कोर भी सिखाती है, पेट्रियटिज्म की भावना भी वो इनकलकेट करती है, और आपको एक अच्छा नागरिक भी बनाती है। और साथ में ये कहा जाता है कि हमको अपनी फौजों का सम्मान करना आना चाहिए। वो रक्षा करते हैं देश की, और उन्हीं की बदौलत हम खुली हवा में सांस लेते हैं। वो तभी आता है जब आप उनका रहन सहन, उनकी कार्यप्रणाली, जिस तरह के टेरेन में वो रहते हैं, किन मुश्किलात का सामना करते हैं, जब तक आप उनसे दो चार नहीं होंगे आपके मन में वो सम्मान नहीं आएगा। बहुत से मुल्कों में ये है, कहीं 2 साल, 4 साल, 5 साल की नौकरी सभी लोगों के लिए। इंग्लैंड में आप देखेंगे रजवाड़ों के लिए भी ये है कि वहां का राजकुमार और प्रिंस वगैरह सब लोग फौज में नौकरी करके आते हैं। तो कंस्क्रिप्शन वो है। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी यदि हो जाए तो शायद हम लोग कुछ बेटर ह्यूमन बीइंग्स और बेटर सर्वेंट्स बन सकते हैं, ऐसी मेरी सोच है। क्यों ना ये सजेशन आप दें गवर्नमेंट को? ये गवर्नमेंट भी इन चीजों से वाकिफ है। पूछे, मुझे ध्यान आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भी पीपल वर मलिंग ओवर दिस, कुछ चर्चा चली थी। अब आई डोंट नो उसका क्या हुआ होगा,
बट यस, इस दिशा में एक सोच शुरू हुई थी। अर्धसैनिक बल जो हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं, तो उसमें जी। एक तरीके से कॉलेज लेवल पे कुछ हद तक तो सिखाया जाता है ये। हाँ, वो लेकिन कंप्लीट नहीं है। इतना कंप्लीट नहीं, वो तो 1% भी हाँ नहीं जी, हाँ है। जी। हाँ, बट यस कि आपको कम से कम ड्रेसअप होना और चलना फिरना हाँ, और तारतम्य बिठाना, एक हार्मनी में मार्च करना, परेड हाँ। वगैरह, कम से कम वो तो आता है। तो क्या आपको डिफरेंट लगा सिविल सर्विसेज में आने के बाद एक डिसिप्लिन लाइफ को छोड़कर? एक तो वहां पे फिक्स टेन्योर रहता है आपका हुँ। फौज में, जो सिविल सर्विसेज में नहीं हो सकता। दूसरा, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस बिकॉज समहाउ सिस्टम उतना रूथलेस नहीं है यहाँ पे, जो डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसीलिए थोड़ा सा उस फुटिंग पे जो सिविल सेक्टर है वो थोड़ा वीक है। ओके। तो ये बुनियादी अंतर है। एसएससी के लिए आपने क्या तैयारी की थी? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं जो कि एस्पिरेंट्स हैं। मैं फौज से एक बार छुट्टी आया हुआ था, हम्म। तो किसी ने मुझे बताया कि स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए ऐड निकली हुई है, तो मैंने उसके लिए फिर अप्लाई कर दिया लेटरल एंट्री के लिए। और फौज के लोगों का अनुभव इस्तेमाल करने के लिए, और फौज छोड़ के जो लोग आते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, या फौजियों की जो जीवन शैली रहती है कठिनताओं से भरी, उसको किसी हद तक कंपनसेट करने के लिए, उनका बेहतर इस्तेमाल करने के लिए शुरू की गई थी लेटरल एंट्री। और चूंकि ये लोग नदियों में, नालों में, पहाड़ों में, ग्लेशियर्स पे, बर्फ में, रेगिस्तानों में पड़े रहते हैं, समाज से, सिविलाइजेशन से दूर, वो बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे compete करना उनके लिए मुश्किल रहता है। तो उनको रियायतें दी जाती हैं, जिसमें एज का रिलैक्सेशन हो गया, कोई पेपर्स में कोई रिलैक्सेशन हो गया, साथ में रिजर्वेशन भी उनको मिलती है। तो मुझे उन चीजों का लाभ हुआ। मैंने स्टेट सर्विसेज का पर्चा लिखा, जिसमें रिजर्वेशन भी था, कंपलसरी पेपर से एग्जेम्पशन भी था। बट यस कि आपको हिंदी और अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज जिसको कहते हैं, जो कि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, वो सब आना चाहिए। पैमाना पैटर्न वही है, प्रीलिम्स होंगे, फिर मेंस होंगे, फिर इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, वो सब चीजें हैं। यूपीएससी वाला पैटर्न ही एचपीएससी भी अपना रही है। तो कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कोई तपस्या तो मुझे नहीं करनी पड़ी, बट हाँ, मेहनत तो कुछ अचीव करने के लिए आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने एसएससी की तैयारी फौज में जाने के लिए की थी, तो वो यहाँ पे काम आई? वो काम आती है, वो काम आती है, क्योंकि आफ्टर ऑल एक ग्रेजुएट तो आप रहते ही हैं जब आप शॉर्ट सर्विस में जाते हैं। तो एक बुनियादी सी जानकारी, बुनियादी सी आपको इंटेलिजेंस और वो चीजें और सब्जेक्ट की समझ, वो चीजें तो आपके पास रहती हैं। उसको और थोड़ा फाइन ट्यून करने के लिए आपको तैयारी की जरूरत पड़ती है। एसएससी में तैयारी के बारे में बताएं, क्या तैयारी की थी आपने फौज में जाने के लिए? फौज में जाने के लिए तो कोई इतना, रिटन एग्जाम? हाँ 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 हाँ, उसमें अगेन इट इज यूपीएससी दैट कंडक्ट्स दोज एग्जाम्स। तो वहां पे भी आपको यही सब, जैसे बेसिकली आप ये मान के चलिए कि सारा किस्सा 10वीं 12वीं तक का ही है हर जगह। ओके। चाहे वो सिविल सर्विसेज है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के एग्जाम्स है, चाहे वो स्टेट की सिविल सर्विसेज है, चाहे कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम है, जो साइंस और मैथ्स और भाषा आपने एक्वायर कर ली 10वीं तक या 12वीं तक, चाहे वो जनरल स्टडीज है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, और कोई ग्लोबल इश्यूज है, वटेवर जो आप टीवी पे देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं, वो समझ आप में 10वीं 12वीं तक आ चुकी होती है। और वो उन्हीं चीजों का फिर विस्तार है आगे, चाहे आप ग्रेजुएशन करें, आप पीजी करें, आप कोई आगे फर्दर रिसर्च करें, कोई पीएचडी करें, या और कोई स्पेशलाइजेशन आप करें, वो केवल एक विस्तार है। तो 10वीं 12वीं तक का आपका जो भी बैंक है नॉलेज का, वो काम आता है। वही फौज के लिए भी वही तैयारी है, और यूपीएससी की बाकी, मैं यूपीएससी से मेरा वास्ता बचपन से ही रहा, यू नो। हाउ कम? एक बच्चों के लिए एक स्कीम थी, अभी पता नहीं आजकल है कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम, जीओआईएसएस बोलते थे उसको। तो जितने पब्लिक स्कूल्स हैं हिंदुस्तान में,
चाहे बिरला पब्लिक स्कूल है, मॉडर्न स्कूल है, लॉरेंस स्कूल सनावर है, पीपीएस नाभा है, वाईपीएस पटिया, ऑल दीज द बेस्ट ऑफ स्कूल्स इन द कंट्री, इनके लिए भी इसी पैमाने पे, आईएएस के पैमाने पे एग्जाम हुआ करता था, विच द यूपीएससी यूज्ड टू कंडक्ट। ओके। मैं जब 7वीं में था, आई रोट दिस पेपर, तो उसमें प्रीलिम्स होता था, फिर मेंस होते थे, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल, और फिर जैसे कार्डर अलॉटमेंट होती है, ऐसे स्कूल अलॉटमेंट होती थी आपको कार्डर की, कौन सा तब से आपकी तैयारी शुरू हो गई थी? यस, सो आई गॉट पंजाब, मुझे पंजाब मिला। आई स्टडीड इन पीपीएस, तो आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसा मौका मिल गया। तो वो थोड़ा सा मुझे एक एहसास था, ज्ञान था, एक्सपीरियंस था कि कैसे क्या चीजें होती हैं। तो फिर मैं फौज में यूपीएससी के थ्रू गया, और फिर अभी सिविल सर्विसेज में है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंडक्ट कैसे क्या करते हैं, वो मुझे 7वीं कक्षा से ही थोड़ा अनुमान था उसका। वो चीजें ऑफ कोर्स दे स्टैंड यू इन गुड स्टेड लेट स्टेज आल्सो। ट्रू। तो आईएएस के लिए जो सिविल सर्विस का एग्जाम है, वो अराउंड 10 लाख एस्पिरेंट्स हर साल अपीयर होते हैं, और उसमें से आई थिंक 0.02 आई थिंक परसेंटेज है जो क्लियर कर पाते हैं। जी। तो कितने ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं? ऐसा क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत टफ है एंड ऑल? देखिए, कुछ तो मिथ्स भी कई तरह की रहती हैं जो शैटर होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका दुनिया में बेस्ट ब्रेन होना या सबसे ब्रिलियंट इंसान होना आवश्यक नहीं है। हर नौकरी के लिए उनके पास एक स्लॉट है, एक जगह है। यदि वो गोल जगह है तो आपको एक ऐसी चीज उसमें फिट करनी पड़ेगी जो गोल है। यदि एक चौकोर जगह है तो उसमें आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जो चौकोर है। कोई त्रिभुज है तो उसमें त्रिभुज ही फिट होएगा ना। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिस चीज की, उस पैमाने पे वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट, वो एस्पिरेंट, वो अभ्यर्थी, कैंडिडेट खरा उतरना चाहिए। आप फौज में जाएंगे तो अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, आप सिविल सर्विसेज में आएंगे अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, आप साइंटिस्ट बनेंगे अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही शानदार लोग आईएएस में, सिविल सर्विस में नहीं हो पाते हैं। रियली? यस यस यस। और जो लोग ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में हैं, ये जरूरी नहीं कि वो देश का बेस्ट और सबसे इंटेलिजेंट लोग हों, ऐसा नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट और शानदार लोग बाहर की दुनिया में हैं, दिस वन, कोई बुराई नहीं है इसमें। दूसरा, जब एस्पिरेंट्स जाते हैं, दिल्ली वगैरह कोचिंग करते हैं, बैठे रहते हैं, तैयारियां करते हैं, तो सबसे मूल चीज कोई भी एकेडमी संचालक या सीनियर ऑफिसर्स भी, वेटरन्स भी यही बताते हैं कि आप अपने दिमाग को सही रखना और स्ट्रांग रहना, कि आप में हीन भावना न आए यदि सिलेक्शन ना हो तो। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट मारा नहीं हुआ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सुसाइड के केसेस सुनने में आते हैं। एब्सोल्युटली। सो ये अंत नहीं है जीवन का, और ऐसा भी नहीं है कि और कोई पेशे खराब है। सब पेशे अच्छे हैं। तो साथ में कई बार हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें कहलवाई भी जाती हैं कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा, कि सब कुछ त्यागना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, खाना पीना भी छोड़ देना पड़ता है, दोस्तों यारों परिवार से मेल मिलाप भी छोड़ देना पड़ता है, मिडनाइट ऑयल बर्न करना है, 3 ही घंटे सोना है। नो, आई डोंट एग्री। ऐसा नहीं है। आप में यदि कुव्वत है तो 8 से 10 घंटा डेली यदि आप तैयारी करते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि आप 20 साल सोते रहे जीवन में और अचानक उठ के 1 साल आपने कुछ कर लिया तो पार पा जाएंगे, नहीं। खासतौर पर जैसे मैं आपको जीएस की बात बता रहा था, या ऐसे राइटिंग की यदि मैं बात करूं, या भाषा की मैं बात करूं, ये ऐसी चीजें हैं जो आप शुरुआत से एक्वायर करना शुरू करते हैं। धरती गोल है, कब से पढ़ना शुरू किया था हमने, फिर वो चपटी भी हो गई, फिर उस पर क्या क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है, चंद्रमा पे दाग क्यों है, क्या तो वो सारी चीजें धीरे 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 आप जब नॉलेज गैदर करना शुरू करते हैं, वो डे 1 से शुरू होती हैं और अंत तक वो चलती हैं। और ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आप आखिर तक, जीवन के अंत तक एक्वायर करते रहते हैं, वो खत्म नहीं होता, आप कभी परिपूर्ण नहीं होते, परफेक्ट नहीं बन सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे 100% अब ज्ञान हो गया है। और ये सब चीजें इवॉल्व कर रही हैं, जो पहले चीजें थी वो बदल भी रही हैं। तो जीएस के लिए और लैंग्वेजेस के लिए आपको विजिलेंट, जागरूक, ऑब्जर्वेंट और इंटरेस्टेड रहना पड़ेगा शुरू से। तो ये गोल यदि शुरू से बन जाए तो बेटर रहता है। लेट स्टेज पे आप यदि आप गोल बनाएंगे या परिवर्तित करेंगे तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आप शिद्दत के साथ, लगन के साथ, सीरियसनेस के साथ
8-10 घंटा रोज पढ़ लें आप, बाकी अपने रोजमर्रा के काम करें, यारों दोस्तों से मिले, बाहर जाएं, घूमें, मूवी देखें, खाना पीना करें, माँ बाप दोस्तों बच्चों के साथ समय बिताए, कोई हैसल नहीं है। बिना कोचिंग के भी लोग अपीयर कर सकते हैं? यस यस, अपीयर कर भी सकते हैं, करते भी हैं। क्या क्या हवा मचा रहे हैं फिर? अब एक तो ये है कि वो भी एक पेशा है। हाँ जी, हाँ जी। किसी को कोच करना, स्कूल करना, किसी को तो जैसे स्कूल है, कॉलेज है, वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, नथिंग रॉन्ग। उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसके थ्रू गुजरे हैं, अटेम्प्ट्स लिए होंगे या करके छोड़ दिए होंगे या जाके वापस आ गए होंगे, रिटायर हो गए होंगे, तो वो अपना अनुभव लोगों को दे रहे हैं। करेक्ट। साथ में एक डेडिकेटेड अप्रोच के साथ, जहां आपका और ध्यान कहीं नहीं भटकता, आप एक सिंगल फोकस गोल बना के चल रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। आप एकेडमी में ट्रेन अगर हो रहे हैं तो वो आपको फिर मॉक एक्सरसाइज भी होती है, वहां पे मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं, मॉक एग्जाम्स भी होते हैं, क्या चलन में है, कौन सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें अक्सर अमूमन पूछी जाती हैं, वो सारी चीजें आपको सिखलाते हैं, तो चीजें आसान तो होती हैं, नो डाउट, उससे हेल्प मिलती है। यस यस। बट डू यू एग्री लक एंड फेट मैटर्स? बिल्कुल, विदाउट ए स्ट्रोक ऑफ लक, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं इस दुनिया में जी, हमसे बेहतर, पूरी दुनिया भरी पड़ी हमसे बेहतर लोगों की, और भी मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनसे पता नहीं कितने कितने इंटेलिजेंट लोग होंगे। या तो उन्होंने इधर आना गवारा नहीं किया, उन्होंने चूज नहीं किया, उनको अच्छा नहीं लगा, उनकी चॉइस नहीं थी, या आ नहीं पाई, या चूक गए, फिर वो छोड़ दिया, फिर वो रास्ता बदल लिया, कुछ भी वजह हो सकती है। बट आपकी कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी जब आप तैयारी कर रहे थे? मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, मेरी इतनी ही स्ट्रेटजी थी कि जो 3 पर्चे मुझको लिखने हैं उनमें मैं डेफिशिएंट ना रहूं कहीं, और मुझे भाषा का, व्याकरण का, करंट इश्यूज का, पुरानी जीएस से रिलेटेड बातें जो शुरू से लेकर अंत तक, एक पर्टिकुलर स्टेज जब पर्चा लिखा तब तक की वो सारी चीजें मुझको ज्ञान होना चाहिए। और कोई यदि कुछ भी पूछे तो देखिए, मैं परफेक्ट तो नहीं हूं कि हर चीज का ही जवाब मुझे आएगा, बट चेष्टा ये रहनी चाहिए कि आप 90% तक उस स्केल पे खरे उतर जाएं। बस इतनी सी कोशिश थी मेरी। सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर एंड डेप्यूटी कमिश्नर तीनों सेम है या फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग एड्रेस किया जाता है? ये सेम है। ओके। ये एक ही असाइनमेंट के 3 रोल हैं अलग अलग। जब हम रेवेन्यू से रिलेटेड केसेस वगैरह सुनते हैं, वी आर सपोज टू होल्ड कोर्ट्स आल्सो, हमारी कोर्ट्स भी होती हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स। तो जब आप रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स को डील करते हैं, लैंड रिलेटेड मैटर्स को या रेवेन्यू कलेक्शन को, रिकवरीज को, तो हम कलेक्टर होते हैं। तो यू साइन थिंग्स एज कलेक्टर, यू डिसाइड थिंग्स एज ए कलेक्टर। जब आप लॉ एंड ऑर्डर से या क्राइम से, इन चीजों से डील करते हैं, तब आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहते हैं। यू विल साइन थिंग्स एंड ऑर्डर थिंग्स एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जब आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, रोजमर्रा की रूटीन की, जिसमें विकास के कार्य हैं या बुनियादी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सड़कों की हैं, ट्रैफिक की हैं, वातावरण की हैं, पार्क्स की हैं, लोगों की सुविधाएं हैं, या कोऑर्डिनेशन है बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स, कि वो काम त्वरित आधार पर हो, सलीके से हो, और कहीं कोई गलत चीजें न अपनाई जाएं, तब हम एज ए डिप्टी कमिश्नर काम करते हैं। डिप्टी कमिश्नर को उपायुक्त भी कहते हैं, पहले जिला अधिकारी कहते थे इसको, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पुराने वक्त में। अब इनको क्या बोलेंगे, वो अलग अलग स्टेट में एक रिवाज बने हुए, फैशन, वैसी प्रचलन बन गया। जैसे राजस्थान में कलेक्टर कह देते हैं, झारखंड वगैरह में कलेक्टर कहते हैं, यूपी में डीएम कहते हैं, हमारे यहाँ डीसी कहते हैं, पंजाब में भी डीसी कहते हैं। तो एक ही चीज है, ये तीनों रोल हैं एक ही ऑफिसर के। अब उसको आप कुछ भी कह लीजिए, बात वही है। आपकी जो कोर्ट लगती है उसमें कौन कौन से जो डिसीजंस है वो आप ले सकते हैं? उसमें हम जनरली, ओके, आई टेल यू, जो सिविल सर्विस में लोग आते हैं वो शुरू करते हैं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट से या सिटी मैजिस्ट्रेट से, और वो है एपिलेट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स हैं वो, और उनसे रुष्ट होकर जो लोग अपील करते हैं उनके लिए एक डिप्टी कमिश्नर की ऑब्लिक कलेक्टर की या डीएम की जो कोर्ट है वो एपिलेट कोर्ट है। तो एज कलेक्टर हम रेवेन्यू केसेस, जमीन से जुड़े हुए मसले लोगों के, चाहे वो
उनकी पार्टीशन से रिलेटेड केसेस हैं उनको हम डील करते हैं, चाहे उनके म्यूटेशन से रिलेटेड केसेस हैं, चाहे उनके टाइटल के उनके केसेस हैं, चाहे वो आपका विलेज कॉमन लैंड एक्ट के केसेस हैं जिनमें अतिक्रमण वगैरह हुए रहते हैं, उनसे मुक्त करवाना है, या और भी म्यूनिसिपलिटी से रिलेटेड केसेस हैं, पंचायत एक्ट से रिलेटेड केसेस हैं, रिकवरी के केसेस हैं। तो जहां भी कोई मिस अप्रोप्रिएशन वगैरह होती है या गबन होता है वहां रिकवरीज लोगों से करना, नाना प्रकार के केसेस हैं। चाहे वो आर्म्स एक्ट के केसेस, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन आपको देना है एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आप वो काम करेंगे। तो अब ये जैसे है सीटीएम और एसडीएम शुरू होते हैं तो कोई आपको 107 100, अभी तो भारत न्याय संहिता नई बीएनएस आ गई है, तो मैं पुरानी धाराएं ही आपके कन्वीनियंस के लोगों कन्वीनियंस के बता रहा हूँ। उनकी जगह दूसरी चीजें आ गई, जैसे आप पहले प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगाते, धारा 144 का आदेश करते थे, तो एसडीएम्स और डीएम्स वो करते हैं 107 151 150 है, 133 है, पब्लिक न्यूसेंस वगैरह के लिए है। तो ये इस प्रकार से वो चीजें, चाहे 145 146 197 98 है, जहां आप किसी की प्रोडक्शन को इंश्योर करते हैं भी, किसी को इलीगल डिटेंशन में कहीं रखा हुआ है, आई मीन सभी तरह के हैं। लैंड टेन्योर्स एक्ट है, लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट है, जेल मैनुअल है, सभी तरह के एक्ट्स। आप आईपीसी को भी डील करते हैं, आप सीआरपीसी को भी डील करते हैं, सीपीसी को भी डील करते हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी एक्ट्स हैं आप उनको डील करते हैं, जेल मैनुअल को आप डील करते हैं। बहुत ही वास्ट है फील्ड ये, और इसके लिए विधिवत रूप से ट्रेनिंग भी होती है। और जब हम ये सर्विस में आ जाते हैं तो सर्विस में आने के बाद एक तो एग्जाम आपने नौकरी पाने के लिए दे दिया उधर यूपीएससी में, एचपीएससी में, नौकरी में आने के बाद आपको 9-10 के आसपास पेपर्स और पास करने पड़ते हैं इन लॉज से और एक्ट से रिलेटेड। तो ये सारे कानून आपको पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, और फिर आपको वो एग्जाम क्लियर करना होता है, तब जाके आपको ये क्वाजी जुडिशियल पावर जो है, जज वाली या मजिस्ट्रेट वाली या कलेक्टर वाली या असिस्टेंट कलेक्टर वाली जो है, वो तब कॉन्फर होती है आपके ऊपर। ये सारा फाउंडेशन कोर्स में होता है, लाल बहादुर शास्त्री जो? नहीं, ये फील्ड में होता है, ये ये आपकी अपनी स्टेट में होता है। ये स्टेट में आने के बाद है। फाउंडेशन में, जिसको इंडक्शन भी कहते हैं, वो बेसिकली लभासना एलबीएसएनए है, वहां पे रहती है। तो उसमें तो आपको बुनियादी सी चीजें सिखलाते हैं कि आप क्यों हैं यहाँ पे, क्या आपसे एक्सपेक्टेड है, कैसे आपको करना है, क्या क्या समस्याएं आएंगी, क्या आपका आचरण होना चाहिए, किस टाइप के इश्यूज आएंगे, क्या क्या आपके रोल्स रहेंगे, लोग आपसे क्या उम्मीद करते हैं, वो बुनियादी सी चीजें उसमें रहती हैं। फिर आपको सिचुएशंस दे दी जाती हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। ग्रुप टास्क आपको दे दिए जाएंगे, वो आप देखिए। डिक्लेमेशन, डिबेट्स, चीजों को, सब्जेक्ट्स को डिबेट किया जाएगा। बाहर के स्पीकर्स भी आते हैं, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं, बतलाते हैं। तो ये नुआंसेस, बेसिक नुआंसेस हैं जो इस पेशे की, वो आपको सिखलाई जाती है वहाँ पे। एंड फाउंडेशन कोर्स इज अ मस्ट? इट इज अ मस्ट, यस यस। एंड वहाँ पे कैडर कैसे डिसाइड होते हैं? कार्डर एक्चुअली मेरिट बेस्ड है आपका। तो आप मेरिट में कहाँ पे हैं उसके अनुसार आप अपनी चॉइसेस देते हैं, और उन चॉइसेस में से आपको एक चॉइस मिल सकती है, वो चाहे पहली है, चाहे दूसरी है, चाहे तीसरी है। और ऐसे भी इंस्टेंसेस हो सकते हैं जहां आप यदि मेरिट में नीचे तो शायद कोई भी चॉइस ना मिले, और आपको कोई चॉइस जो आपके ऊपर यूं कह लीजिए कि आपको दे दी जाएगी कि आप वहां जाइए। तो वो मेरिट बेस्ड है। जैसे कि हर जॉब का, हर फील्ड का एक ग्लैमर होता है, तो कुछ लोगों के लिए ये लाल बत्ती और जो सायरन है वो भी ग्लैमर होता है। हाँ। जैसे कि मेरे फादर का ड्रीम था कि बेटा तुमको वो बनना है ऑफिसर। मैंने कहा डैडी क्यों? तो बोले कि लाल बत्ती की गाड़ी और सायरन। मैंने कहा बस लाल बत्ती की गाड़ी और सायरन के लिए मैं वो करूं जो मुझे नहीं करना है। आई वाज नेवर इंटरेस्टेड। तो क्या आपका ये मानना है कि मतलब किसी को अगर आईएएस की जॉब में आना है तो सिर्फ अगर उनकी इच्छा हो तो आए, ना कि पेरेंट्स के सपने पूरा करने के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो पहले तो मैं ये वाला किसी और के सपने की बात करता हूं। मैं पेरेंट्स से भी यही कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि बच्चों पे कुछ भी थोपना नहीं चाहिए। यदि कोई ए काम के लिए फिट है तो हम उससे बी काम करवाएंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जिसका एक मेंटल मेकअप या रुझान या उसकी काबिलियत किसी पर्टिकुलर फील्ड में है, मेंटल मेकअप या जो फैकल्टीज, किसी विशेष टाइप की फैकल्टीज उसमें डेवलप हो गई है, तो उसको करने दीजिए, थोपिए मत चीजें। हाँ, गाइड करना अलग चीज है कि बच्चे को पता नहीं उसको क्या करना है, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि बेटा तूने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, या तूने एक अच्छा नागरिक बनना है फॉर एग्जाम्पल। नौकरी जो मर्जी मिले ना मिले बात की बात है, पहली चीज तो ये है।
दूसरी चीज है कि जो ग्लैमर है, राजमटाज है, वो अट्रैक्ट तो करता है। बड़ी ह्यूमन सी चीज है, अच्छी चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं जी। अच्छा नजारा आपको भाता है आंखों को। जी, आप जी। घूमने जाते हैं नदी नाले पे, विदेश में, इधर सुंदर चीजें इसीलिए तो जाते हैं। इसलिए जाते हैं। आपको गाड़ी भी बढ़िया सुंदर वाली, लंबी सी, ऊंची सी, वो अच्छी लगती है। फॉर दैट मैटर आप यदि कोई कोई पेट भी खरीदते हैं तो आप वो भी एक सुंदर ही खरीद के लाते हैं। पेट भी ना कि एक अच्छा होना चाहिए। कपड़े भी आप वैसे ही खरीदते हैं जो सुंदर लगे, अच्छे देखने में अच्छे लगे, कोई बुराई नहीं। तो आपका अट्रैक्शन था लाल बत्ती अट्रैक्शन एंड सायरन। यस, मैं अभी इसी बात पे आ रहा हूं कि सत्ता का जो आकर्षण है वो हर ह्यूमन बीइंग में रहा है जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है, तब से। सत्ता इज द वर्ड। सत्ता कई प्रकार की हो सकती है, वो बाहुबल की भी हो सकती है, वो नॉलेज की भी सत्ता हो सकती है, वो राजनीतिक सत्ता भी हो सकती है, वो ब्यूरोक्रेटिक सत्ता भी हो सकती है, पैसे की सत्ता भी हो सकती है, किसी भी टाइप की सत्ता हो सकती है। वो राजे रजवाड़ों से लेके शुरुआत से और आज तक वो है, उसमें बुराई नहीं है। चाहत होना, सत्ता की चाहत होना, क्योंकि सत्ता की वजह से ही सत्ता को एज ए टूल आप लेके लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हाँ, इसको यहां तक सीमित रखे तो अच्छा है, वो सिर चढ़ के नहीं बोलनी चाहिए। केवल इसीलिए इस नौकरी में आए कि लाल बत्ती होगी, नीली बत्ती होगी, सायरन बजेगा और वो जो हथियार वाले एक दो लोग साथ में चलेंगे, लोग नमस्ते करेंगे। नहीं, प्लीज उस काम के लिए मत आइए, बिकॉज वो जमाना भी चला गया, वक्त बदल रहा है, काफी कुछ बदल भी चुका है। आपको ध्यान है पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए ये बत्ती बत्ती वाला सीन लोगों को हटा दिया। बहुत सी स्टेट्स में ये फ्लैग वगैरह भी नहीं है, डीसीज के पास फ्लैग्स नहीं है बहुत सी स्टेट्स में, जैसे मेरे ख्याल से राजस्थान में नहीं है, यूपी में नहीं है, झारखंड में भी नहीं है। तो हम इलेक्शन ड्यूटीज वगैरह पे अलग अलग स्टेट्स में हम जाते हैं तो वहां पे बहुत सी जगह पे अलग अलग रिवायतें हैं। तो साथ में आप ये देखिए कि इन चीजों के साथ एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो हमारी पहली सोच होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों जा रहा हूं, मुझे फला जगह क्यों जाना है, मेरा मकसद क्या है। यदि आपका मकसद लोगों का कल्याण है, सेवा करना है, मेहनत करना है, जो आपसे उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने का आपका मकसद है, तो आप आइए, आपका स्वागत है। किसी अल्टीरियर मोटिव से इस नौकरी में आना, किसी भी पेशे में जाना, वो अच्छी बात नहीं है। Coming back to the लाल बत्ती and siren, you feel privileged ना जब आप कहीं जाते हैं और भीड़ हट जाती है? It feels good, isn't it? It has a flip side also. Okay, what is it? मैं अपना बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है कि मैंने कोई त्याग कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। मेरी चेष्टा रहती है कि मैं सरकारी ड्यूटी के अलावा कहीं इधर उधर हूँ तो ये सब एज मेरे साथ ना रहे। Oh, you want to keep a low profile that? Yes. बिकॉज आपकी प्राइवेसी सफर करती है। दैट इज इट। जब भी आप पब्लिक डोमेन में, पब्लिक सर्विस में हैं, तो आप पब्लिक आई में रहते हैं। दैट इज इट। लोग आपके हर क्रियाकलाप को देखते हैं, वो आपको जज करते हैं और वो आपसे एक उम्मीद भी रखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जो रुतबा इस नौकरी का बना हुआ है, और भी मुल्कों में होगा, वेस्ट वगैरह में बहुत ज्यादा नहीं है ये। आई मीन वहाँ इंसान को इंसान ही समझते हैं। दुर्भाग्य से हमारी जैसी जो नौकरियां हैं, इन दिस पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, बहुत से लोग अपने आप को हाकिम समझते हैं। हम लोगों में एक दुष्प्रवृत्ति है अपने आप को हुक्मरान समझने की, लाट साहब समझने की, भगवान टाइप समझने लगते हैं लोग खुद को कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। वो व्याधियां यदि ना हो तो बहुत ही शानदार बात है। तो जितना आप सिंपल रहेंगे, जितना आप इन व्याधियों से या ये चकाचौंध से दूर रहेंगे, उतना बेटर है। कि मेरी भी एक अपनी निजता है जी। मेरी जाती लाइफ है, मैं प्राइवेसी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता दैट आई शुड कीप प्राइंग ऑन मी, और मैं जाऊं तो मैं लोग देखें। अभी मैं जा रहा हूँ हूटर बजाते हुए, बत्ती जल रही है, वो बंदूक वाले उतर रहे हैं, फिर मैं उतर रहा हूँ और वो सबकी नजरें वहां रहेंगी। और मैं खड़ा भी हूँगा तो शायद लोग ये सोचेंगे कि ये ऐसे क्यों खड़ा है, आप जज हो रहे हैं, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ये ऐसे क्यों देख रहा है, ये यहाँ पे क्यों है। क्योंकि
अगर मेरी नौकरी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की, एक लेवल की, एक रुतबे की है, तो मेरा आचरण भी उसी रुतबे का होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा लोग रखते हैं। और वो तय मानदंड ऑलरेडी हैं, नौकरी में भी है, ये जो चार्टर्स हैं हमारे, उनमें हमसे क्या अपेक्षा है, हमको कैसा आचरण करना है, कैसे हमको चलना फिरना, कैसे बोलना, पब्लिक से कैसे बिहेव करना, कैसे आपको ड्रेसअप करना है, ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग वगैरह में या वैसे भी आपके जीवन काल में आपको सिखाई जाती हैं। तो उन पे आप खरा उतरे तो फिर कुछ नहीं रखा इस चकाचौंध में। हाँ, आप सरकारी ड्यूटी पे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, कोई डिजास्टर को आप मैनेज कर रहे हैं, कोई इश्यूज आ गए जहां आप सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं, आपको रास्ता चाहिए, आपका आवागमन सुगम होना चाहिए, तो उसके लिए, उसकी ईज के लिए ये चीजें हैं। आप देखेंगी, आप फिल्में देखते होंगे, वेस्ट की फिल्में हम देखते हैं, बाहर जाके भी हम लोग घूमते फिरते देखते हैं, तो जो भी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे कोई भी है, वो जो बीकन है वो गाड़ी के अंदर रहता है, वो पुलिस का आदमी अपनी गाड़ी लिए घूम रहा है, उसको कॉल ऑफ ड्यूटी आती है, और जैसे ही उसने देखा कि वहां इंसिडेंट होगा, वहां जाना है, वो गाड़ी स्टार्ट करेगा, बत्ती रखेगा, चल देगा, इशू को निपटाएगा, बत्ती अंदर रखेगा, वापस आ जाएगा। तो ये सुविधाएं इसलिए हैं जो आपका आवागमन सुगम बनाए, आपका वक्त बचाएं, आप अपनी ड्यूटी करें, लोग पहचाने के कौन आ गया। बिकॉज अगर आप ऐसे ही इनकॉग्निटो जाएंगे किसी मोटरसाइकिल पे बैठ के, पजामा कुर्ता पहन के, नोबडी वुड नो कि कौन आ गया, and they will not listen to you. कोई सीरियसली नहीं Now if you have to address a mob and tell them कि please, I'm so and so, they know कि ये गाड़ी से कौन उतर रहा है, because उस गाड़ी पे एक निशानी लगी है, एक फ्लैग है, बत्ती, तो वहां के लिए ये चीजें आवश्यक हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शोबाजी के लिए चीजें हैं, बट जितना आवश्यक है उतना इस्तेमाल ठीक रहता है। अधिकता तो हर चीज की बुरी है। और सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इतना प्रिविलेज आपको मिलता है कि इतने सारे लोगों का आप वेलफेयर कर सकते हैं। यस यस, ये किसी दूसरे जॉब में बहुत कम है। बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और फॉर दैट मैटर एक सिविल सर्वेंट, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटर भी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो सिर्फ सिविल सर्वेंट ही नहीं, मैं कहता हूँ कि चाहे खेती बाड़ी महकमे का कोई अफसर है, मान लीजिए कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, या कोई डायरेक्टर है डिपार्टमेंट में, एनिमल हस्बेंड्री में डायरेक्टर है, या डायरेक्टर हेल्थ है फॉर एग्जांपल, वो देखो वो भी कितने लोगों का कल्याण करते हैं। आप लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, आप किसानों को फैसिलिटीज दे रहे हैं, उनको सब्सिडी दे रहे हैं, उनको एक नो हाउ उनको इम्पार्ट कर रहे हैं, आपको उनको फर्टिलाइजर्स और अच्छी क्वालिटी के सीड्स दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, किस चीज से ज्यादा आमदनी होगी। और फिशरीज में डायरेक्टर हैं, तो हर फील्ड में जो लोग हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स जो हैं सरकारी पेशे में, वो जनसेवा करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स यस, एक लेवल तक वो कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, एक लेवल तक वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज भी हैं, जो ये विभिन्न महकमों के, मैंने डिपार्टमेंट्स के लोग बताए, शायद वो किसी खास लेवल से ऊपर के फैसले नहीं ले सकते, उसके लिए वो ऊपर रेफर किए जाते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट को रेफर करना कह देते हैं। वो चीजें हैं, बट कोई भी सरकारी नौकर जनसेवा के लिए ही है, ये बुनियादी चीज है। So more power means more people you can work for. More people you can work for, more responsibility, more expectations. हाँ जी। सैलरी, पर्क्स एंड प्रोटोकॉल के बारे में हमें बताइए। एक आईएएस ऑफिसर को क्या क्या मिलते हैं, और क्या वो रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू होते हैं, और कितने मिलते हैं? सैलरी डिसेंट है, आई मीन डिपेंड करता है कि आपकी ख्वाहिशें कितनी हैं, आप कैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं। अगर आप अय्याशी करना चाहें, गुलछर्रे उड़ाना चाहें, नो, उसके लिए नहीं है ये, उसके लिए फिर प्राइवेट पेशे हैं। तो सैलरी के लिए तो लोग शायद नहीं ही आते होंगे। सैलरी तो मेरे ख्याल से जो कहीं पान का खोखा लगा के बैठते हैं पनवाड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे, वो हमसे 20-20 गुना पैसा कमाते हैं। और भी बहुत से पेशे हैं जहां लोग पैसा कमाते हैं, तो पैसे के लिए इधर यदि आना है तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज आपकी पैसे की भी लालसा है, और फिर आप इधर आ गए तो फिर आप गलत काम करेंगे, फिर बेईमानी बीच में आ जाती है, वो नहीं होना चाहिए। डिसेंट सैलरी है और आप अच्छे से रह सकते हैं कंफर्टेबली, जब तक आप नौकरी में हैं 60 साल की उम्र तक, जो बहुत लंबी उम्र है। तो आपको गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, आपको फोन की सुविधा मिलती है मुफ्त में, और आपको घर मिलता है, आपको काम करने के लिए आपका पर्सनल स्टाफ, पीए वगैरह, आपको हेल्प करने के लिए असिस्टेंट्स वगैरह, ये सब लोग मिलते हैं। आपको एक डोमेस्टिक सहायक भी मिलता है। तो ये सब चीजें होने के बाद मुझे नहीं लगता कि
जो एक डिसेंट सी सैलरी आपको मिलती है, उसमें कोई कठिनाई आपको किसी भी तरह की आए। और रिटायरमेंट के बाद सब बराबर हैं, सभी सरकारी नौकरों को जैसे पेंशन मिलती है, विच इज जनरली 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन, वो मिलती है लास्ट सैलरी का 50%, विच इज अगेन डिसेंट। हाँ, वो जो पर्क्स सुविधाएं जो थी या प्रोटोकॉल भी कह लीजिए कि मुझे शायद मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे ये श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति है, मैं जाऊंगा इस कैटेगरी के होटल में मैं रुक सकता हूँ, मेरे को रिसीव करने फला आएगा, मेरे साथ ये लोग चलेंगे, मुझको एक अमुक जगह पे बिठाया जाएगा, ये नौकरी में रहते ही है। सुविधाएं भी ये नौकरी में रहते ही हैं। उसके बाद आप और आपकी पेंशन, बाकी सब कुछ आपको अपने अपने आप करना है। तो पेंशन कितनी होती है, जितनी सैलरी उसके 50%? उसका 50%, उसका 50%। और मान लीजिए आप 2 लाख रुपए लेके घर गए हैं आखिर में, तो आपको 1 लाख रुपए पेंशन मिल जाएगी। आपको जो गनमैन मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, क्या वो वेरी करते हैं कि संवेदनशील इलाकों में ज्यादा गनमैन होते हैं और नॉर्मल? हाँ, वो वेरी करता है। साथ में जब कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज आपको करनी है या कुछ आपको कोई बहुत बड़ी इवेंट आपको कंडक्ट करना है, तो वो उसी हिसाब से वो स्टेप अप हो जाती हैं। जैसे इलेक्शंस का टाइम है तो वो स्टेप अप हो जाएगी। कोई मान लीजिए कोई रिफ्ट है कहीं पे या कोई बलवा है कहीं पे, तो वो वहां पे आपकी अपग्रेड हो जाएगी। तो ये नीड बेस्ड है। ये यूजुअली कितने गनमैन होते हैं एक शहरी इलाके में? जनरली आपको एक ही मिलता है। बट चूंकि राउंड द क्लॉक आपकी नौकरी है, तो इसलिए उसका एक रिलीवर भी साथ में रहता है, यदि वो नहीं हो तो वो, और वो कहीं चला जाए तो फिर एक और रिलीफ रहता है। तो वी आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑन आवर टोज 24 आवर्स, क्योंकि कोई भी चीज बता के नहीं होती, अकस्मात अचानक होती हैं चीजें। इट्स नॉट एज इफ के रात को 2 बज गया मैं बोलते नहीं भी 2 बजे में कल बात करेंगे, ऐसा सीन नहीं है हमारे साथ। सो दिस वाई दिस कैंप ऑफिस भी इसीलिए है कि दिन में हम अपने मेन सेक्रेटेरिएट में रहते हैं, तो घर पे भी, रेजिडेंस पे भी ये सभी इस लेवल के अधिकारियों को एक कैंप ऑफिस रखना अनिवार्य है कि यहाँ पे भी लोग आके मिल सकते हैं, अधिकारी आते हैं, बैठकें होती हैं, काम होता है, स्टाफ रहता है, और सभी कुछ ये जो भी डाक वगैरह आप देखते हैं, पत्राचार होता है, वो सब कुछ चलता है। इट इज एज गुड एज ए रेगुलर ऑफिस। तो सर आपको यूजुअली 8 घंटे की नींद मिल जाती है? हाँ, मैं ओके, ऑल राइट। मेरे ख्याल कुछ मिथ्स हैं। तो एक मिथ ये भी है कि हमको तो फुर्सत नहीं है मरने की भी, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। देयर आर टाइम्स जब आपको शायद 8 घंटे की नींद ना मिले। तो सर्विस काल में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब आपको वो जो हम कहते हैं कि फुर्सत नहीं है फलाना। सबसे बड़ी एक्साइज इलेक्शन है, चाहे वो लोकसभा है या विधानसभा है, और भी पंचायत के लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते रहते हैं। बट इट्स ए मैसिव एक्सरसाइज, मेहनत बहुत बड़े स्केल पे। वो एक वक्त है जब आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। इतनी शानदार और बड़ी एक्सरसाइज है कि आपको कौन सी चीज कब करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, सब डॉक्यूमेंटेड है। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां आपके पास विकल्प नहीं है उस लकीर से इधर उधर होने का। बिल्कुल दस्तूर और कायदे और जो लिखा हुआ है बुक किताब के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, और वो आपके एक्सरसाइज पूर्ण करवानी है। तब ये नौबत आ जाती है, या कोई बहुत बड़ी कोई त्रासदी भगवान ना करे जब हो जाया करती हैं, तब कॉल ऑफ ड्यूटी आपकी ऐसी है कि आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। सोचना भी नहीं चाहिए कि मुझे आराम चाहिए, नींद चाहिए या और कुछ करना है, वो विचार भी नहीं आने चाहिए। या कोई महामारी जैसे पीछे कोविड ही आ गया था, तो ऐसे वो वक्त होते हैं जब आपको फुर्सत कम मिलती है। अदरवाइज आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, रोजमर्रा की नौकरी है, उसमें आप बहुत बहुत ही आराम से जो फिक्स्ड ऑफिस आवर्स हैं उनमें आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। यदि कोई फालतू काम एक्स्ट्रा इसके अलावा ही आ गया तो आपको करना है। अदरवाइज रूटीन का जो काम यदि आप तय 8 घंटे में नहीं कर पाते हैं तो फिर कहीं प्रॉब्लम है, ऐसा मैं सोचता हूं।
शायद हम, हो सकता है मैं कम एफिशिएंट हूँ इसलिए उसको नहीं कर पा रहा, या मैं चीजों को लटका के रख रहा हूँ, वो पड़ी हुई हैं, बाद में देखेंगे। कोई ना कोई एटीट्यूडिनल या बिहेवियरल कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर तो है मेरी एफिशिएंसी में। अदरवाइज रूटीन में जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जीवन काल में, सर्विस काल में, ये चीजें बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज को, एपिसोड्स को, इवेंट्स को, त्रासदियों को, महामारियों को छोड़ के आप तय वक्त में अपना काम कर सकते हैं। आपके पास फिटनेस के लिए भी टाइम है, आपके पास परिवार के लिए भी टाइम है, आपके पास मनोरंजन के लिए भी टाइम है, सोने के लिए भी टाइम आपके पास है, एक्सरसाइज करने को, खेलने को आपके पास टाइम है। तो ये भी भ्रांति मेरे ख्याल से पता ही नहीं क्यों बनी होगी, दूर होनी चाहिए कि हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसा नहीं है। आप इस पेशे में आना चाहते हैं, बिल्कुल आए, शौक से आए, कोशिश करें, आ जाइए। इस बात से डिस्करेज नहीं होना कि इस पेशे में आके तो शायद रोटी खाने का भी वक्त नहीं मिलेगा, या इस पेशे में आने के लिए तो सब कुछ त्याग के तपस्वी बन जाना पड़ेगा 4-5 साल तक। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप एक एवरेज इंसान हैं, ठीक ठाक कुशाग्र बुद्धि हैं, मेहनती हैं, छोटा सा स्ट्रोक ऑफ लक, आप 8-10 घंटा पढ़ाई कीजिए, आ जाइए, सेवा कीजिए और एक आम हेल्दी इंसान की तरह रहिए। कोई रोक टोक नहीं है। आपका रूटीन डे प्लान्ड होता है या प्लान नहीं होता है? ऑफिस आने के बाद पता चलता है कि आज का डे कैसा रहेगा? हम एक कैलेंडर बनाते हैं, एक शेड्यूल बनता है जैसे पीछे है, बट उसके हिसाब से हमेशा चीजें नहीं होती। इसकी मैं बात कर रहा था, इसके हिसाब से चीजें हमेशा नहीं होती हैं और बीच बीच में चीजें अनायास यकायक यकबयक आती हैं और उनसे हमें डील करना पड़ता है। हम उसके लिए ट्रेंड भी हैं। और ये कह लीजिए कि 50-50 टाइप सीन है कि दिन में मेरा शेड्यूल 50% ये कैलेंडर के हिसाब से चलेगा और 50% ऐसी चीजें हैं जो अचानक आएंगी, जो मुझे टैकल करनी है, जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो। यस, ऑलवेज। कभी जब आपके ऑफिस में कोई अनरूली लोग आ जाते हैं नारा लगाते हुए या कोई भी इस तरह से मिसबिहेव करते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं? ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो हम अक्सर लोगों से उसी प्यार से और संयम से ही पेश आते हैं। चेष्टा ये रहती है कि उसको शर्मिंदा किया जाए और उसको ये बतलाया जाए कि देखिए, व्यवहार करने का तरीका ये है, और उनको एहसास भी हो जाता है, वो समझ भी जाते हैं और फिर वो इसको रियलाइज भी करते हैं, वो माफी भी मांग लेते हैं। आज नहीं तो कल उनको एहसास हो जाता है। मैं समझता हूं कि किसी को ये एहसास दिला देना कि तुम गलत थे और फिर उसमें वो माफी मांगने की भावना आ जाना, ये बहुत बड़ी सफलता है। इसको मैं कामयाबी मानता हूं। तो मैंने किसी का पिस्तौल का लाइसेंस बना दिया या मैंने किसी का कोई जमीन उसको वापस दिलवा दी, कब्जा छुड़वा के, उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन मुझको इस चीज में मिलती है कि एक व्यक्ति का व्यवहार में बदल पाया, उसकी सोच को बदल पाया। कोई ऐसा किस्सा शेयर करना चाहेंगे? बहुत बार, अमूमन हर रोज ही आते हैं ऐसे हमारे पास चीजें कि कोई लोग थोड़ी सी बदतमीजी करते हैं, फिर हम उनको मुझे ध्यान है एक बार कोई आए थे मेरे पास जो बहुत ही गुस्से में थे और कोस रहे थे सिस्टम को, पूरे को, सरकार को, तंत्र को, अफसरों को, सबको, और उल जुलूल भी वो बोल रहे थे। तो पहले मैंने उनको बिठाया और फिर मैंने अपने सहायक को बुला के उनको पानी पिलाया। मैंने कहा, वो ही वाज नॉट रेडी कि मैं पानी पीऊं। उनको ही सर मैं पानी पीने नहीं आया। आई सेड कोई बात नहीं, आपकी बात भी सुनेंगे, बट पहले आप पानी पीजिए, ठंडे होइए, गुस्सा थूकिए, फिर बात कीजिए। आई एम हियर टू लिसन टू यू। मैं इसी काम के लिए बैठा हूं, मुझे तनख्वाह इसी काम के लिए मिली है। He had a glass of water, then he sat down, then he looked at people around. सब लोग शांति से, प्यार से बैठे हुए हैं और लोगों को इन दी इंटरिम मैंने 2-4 लोगों को सुना, जो भी मैं समस्या हल कर पाया वो की। उसने देखा वो सब सारी चीजें, एंड ही काम डाउन एंड देन ही टोल्ड मी, आई टोल्ड हिम कि अब बताओ। ही टोल्ड मी हिज प्रॉब्लम। आई सेड डन, कोई बात नहीं, हो जाएगी। तो ही सेड अभी तक नहीं। आई सेड कोई बात नहीं,
मेरे पास तो आज आए हो, आज हो जाएगी। He got up with a sense of gratitude and then he apologized and he went away. Thing was done. He came back with a मिठाई का डब्बा and I took a promise from him कि मुझसे तो इतना ही वादा कर लो कि आप कभी भी ऐसा अनरूली बिहेवियर, ये ना गुस्सा इस टाइप का कभी ना करो, प्यार से ही आचरण करो। आप जहां भी हो, आप सरकारी दफ्तर में हो, घर में हो, सड़क पे हो, पब्लिक के बीच में हो, क्योंकि ये जो टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, ये कब क्या रूप ले लें आपको पता नहीं चलता। Correct. आज मेरे दफ्तर में आके आप यू विल गेट अवे विद डूइंग थिंग्स कि आप मेरे से बदतमीजी करके चले जाएंगे। आज सड़क पे रोड रेज की कितनी घटनाएं हो रही हैं। आज शाम को कोई लोग इकट्ठा बैठते हैं, वो शराब पीते हैं या गपशप मारते हैं, आपस में कोई छोटी मोटी बहस हो गई, कोई अनशन टनाप शनाप गलत बोला तो किसी ने हथियार निकाला, गोली मार दी, चाकू मार दिया, किसी सड़क चलते कंधा टकरा। ये जो बर्दाश्त का जो मादा खत्म होता जा रहा है, ये जो जज्बा है सहनशीलता का, ये बहुत अपराधों को जन्म देता है और आदमी इसमें मार खा जाता है अक्सर। या तो सड़क पे खुद ही मार खा जाएगा या किसी को मारेगा तो जेल जाएगा, सजा भुगतेगा, परिवार भुगतेगा। तो संयम, धैर्य, धीरज, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। प्यार मोहब्बत से जो चीजें हो जाएं वो और किसी चीज से नहीं हो सकती। जैसे अमोर विंसी ओमनिया, लव कॉन्कर्स ऑल, एतनो सिदामू अमोरी, लेट्स ऑल यील्ड टू लव। कि प्यार मोहब्बत से जो काम हो जाएगा वो धौंसपट्टी से, डंडे से और इन चीजों से नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए लोगों को मोटिवेट करने की, साथ लेके चलने की। लीडरशिप तो वही है, कामयाबी वही है। आपने दोनों गवर्नमेंट्स के साथ काम किया, कांग्रेस भी और बीजेपी भी, तो अलग अलग आइडियोलॉजी है। कैसा लगता है आपको, कौन सी गवर्नमेंट के साथ काम करना ज्यादा कंफर्टेबल लगा और लगता है? जब मैंने शुरुआत की थी अपनी नौकरी की, तो मैंने चौधरी बंसीलाल की गवर्नमेंट के साथ कुछ थोड़ा सा बहुत ही अल्पकाल के लिए काम किया। फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, उसमें काम किया। फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार थी, उसमें भी काम किया। फिर श्री मनोहर लाल जी की सरकार थी, उसमें काम किया। आज श्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार, उसमें काम कर रहे हैं। मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं आई आज तक। और मेरा एक मानना है, मैं लोगों को अक्सर कहता रहता हूं कि हमको ध्यान तंत्र पे देना चाहिए। सिस्टम, हम क्या सिस्टम बना रहे हैं जो कि चलता रहे, और सिस्टम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वहां मनोज कुमार बैठा है या कोई और बैठा है। वो तंत्र यदि जो का त्यों रहता है और वो इंस्टीट्यूशंस जो की त्यों रहती हैं, तो वो कुर्सी तो रखी रहेगी। चेहरे बदलते रहेंगे, सिस्टम जो का त्यों, और वो धीरे धीरे वक्त के साथ अच्छाई की तरफ इवॉल्व होता रहना चाहिए। बाकी दुश्वारियां छोटी मोटी आती हैं, प्रोफेशनल हैजर्ड्स भी आपको आते हैं। कई बार लोगों को व्यक्तिगत इश्यूज भी रहते हैं जिनका वो निपटारा करना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। और खट्टा मीठा अनुभव जीवन के हर वॉक में है, चाहे वो सामाजिक जीवन है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल जीवन है, चाहे राजनीतिक जीवन है, कैसा भी। एवरी वॉक ऑफ लाइफ हैज अप्स एंड डाउन्स। लाइफ इज नॉट अ केक वॉक एक्चुअली। तो आप अभ्यस्त हैं, आपको इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। यू शुड होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बाकी तो पर्सनल चॉइसेस हैं, बाकी सब पर्सनल। मैंने कैसा बनना है, मुझे ईमानदार रहना है, बेईमान बनना है, अच्छा बनना है, बुरा बनना है, सुनना है, नहीं सुनना है, गलत करना है, सही करना है, ये सारी पर्सनल चॉइस के मामले हैं। क्या जो नेता लोग होते हैं वो डोमिनेट करते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स को? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि हम सबको ये देखना होता है कि हमको एक दिशा में चलना है। हमारे रास्ते अलग नहीं है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर हमारे देश में जो कानून बनाती है, और फिर जुडिशरी है जो उनका पालन करवाती है और उनको दुरुस्त करती है यदि गलत है तो, और एग्जीक्यूटिव है जो इन्फोर्स करती है चीजों को। एग्जीक्यूटिव में दो तरह की एग्जीक्यूटिव होगी, एक तो ये सरकारी नौकर वाली एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेटिक टाइप वाली। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जहां जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट के मुखिया जो सीईओ हैं स्टेट के, वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। ही इज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर।
सबका एक लक्ष्य है, जन कल्याण, विकास, लोगों की सेवा, उनके काम, तकलीफें मिटाना, ईमानदारी से, तयशुदा तरीके से, सरकारी तरीके से, निष्ठा लगन के साथ। वो दिशा में एग्जीक्यूटिव चल रही है, चाहे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, चाहे ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव है। हम उसी दिशा में चल रहे हैं, और जब तक ये विचार हमारे दिमाग में है और हमारा रास्ता वही है, कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। मुझे आज तक कोई समस्या नहीं आई कभी भी। फ्यूचर में सिविल सर्वेंट्स के लिए कुछ चेंजेस, बदलाव होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? यस 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 यस। कैसे? देखिए, वक्त बदल गया, इतना बदल गया है वक्त। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बहुत बड़ी बड़ी थी। आप सुनते होंगे किससे कि एक एक डिस्ट्रिक्ट होता था 300 300 400 400 500 किलोमीटर तक, और उसमें एक मुकाम से दूसरे तक जाने में 4 4 5 5 दिन लगते थे। गाड़ियां नहीं थी, घोड़ों पे चलते थे, फिर मोटरसाइकिल्स पे चलते थे। अब कारें आ गई हैं, एसयूवीज आ गई हैं, यूनिट्स छोटी हो गई हैं, एक एक जिले में 10 10 जिले बन गए हैं। तो उसके साथ साथ शिक्षा आ गई, शिक्षा के साथ साथ जागरूकता बढ़ गई, जागरूकता बढ़ गई, इंस्पेक्टरी राज खत्म हो गया, हाकिम का, लाट साहब का राज खत्म हो गया। पहले धौंसपट्टी चलती थी, अब नहीं चलती है। लोगों को अपने अधिकारों का पता चल गया, लोग आपसे सवाल जवाब करने लग गए, तकनीक विकसित हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई। पहले जो मैनुअल था, आज कंप्यूटर कर रहा है, मशीनें कर रही हैं। आपको एब्रेस्ट रहना पड़ेगा सब चीजों के साथ, ताल से ताल मिला के, कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को आत्मसात करके चलना पड़ेगा। जो चीजों के कैलकुलेशन में, फैसले लिखने में, पढ़ने में दिनों हफ्तों लग जाया करते थे, तो वो अभी घंटों में, मिनटों में काम हो रहे हैं। आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रही है, आपकी डेटा कंपाइलेशन बढ़ रही है, आपके बैंक्स बन रहे हैं, ये सब कुछ डिजिटल है। तो आपको टेक सेवी भी होना पड़ेगा, आपको ये जानकारियां भी होनी पड़ेंगी, कंप्यूटर लिटरेट भी आपको होना पड़ेगा। और चूंकि ये सब चीजें हैं, लोगों को इल्म होता जा रहा है, ज्ञान होता जा रहा है, तो उनको अच्छी बात है ये कि उनको ये पता चल गया कि जो भी सिस्टम बना हुआ है, जो तंत्र बना हुआ है किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है, जैसी भी है, वो हमारे लिए है, ये जनता को मालूम है। तो वो आपसे जवाब तलब करते हैं, और वो ये मजबूर करेंगे आपको कि आप वो काम करें, बिकॉज आप उन पे एहसान नहीं कर रहे हैं। आपको जो तनख्वाह मिल रही है, पैसा मिल रहा है, वो टैक्स पेयर के पैसे से मिल रहा है। ये भावना आप में रहनी चाहिए, और इसके लिए यदि आप खुद नहीं सोचेंगे तो लोग आपको विवश करेंगे सोचने के लिए। तो अब वो डिलीवरी जो है, सर्विस डिलीवरी, जो पहले देर लगती थी, वो अब देर नहीं लगती, क्योंकि हमारे पास इतना आईटी प्लेटफॉर्म्स इतने बन गए, फोरा इतनी बन गई है कि लोग ऑनलाइन ही चीजों को अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन ही उनको रिजल्ट मिलता है, ऑनलाइन सुविधाएं मिलती हैं, ऑनलाइन वो सारी चीजें देख लेते हैं, रिकॉर्ड का अवलोकन कर लेते हैं। और जो जैसे आपका खाना डिलीवरी है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो डोर स्टेप डिलीवरी है, आपका कोई जोमेटो, स्विगी वगैरह ले आएंगे। ये डोर स्टेप डिलीवरी का जमाना है, जब नागरिक को सुविधा घर बैठे मिलनी चाहिए, और वो चीजें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से संभव हो रही हैं। ये और भी परिष्कृत होंगी धीरे धीरे, और इनमें सुधार आएगा, डेवलप होंगी। तो हमको उन बदलावों के लिए, अपग्रेडेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ चीजें जो सोच के लोग आए होंगे इस नौकरी में, वो चीजें जाएंगी। वो साहबी और इंस्पेक्टर राज चला गया, वो जो कुछ बची खुची चीजें हैं वो जाएंगी, बची खुची चीजें भी जाएंगी, जानी भी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसा तो टैक्स पेयर का है, और वो जो पैसा लगा रहा है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, उसको उस पैसे का रिटर्न, उसका वर्थ मिलना चाहिए। मैं यदि डिस्पैशनेटली सोचूं और फेंस के दूसरी साइड बैठ के सोचूं, मुझे क्या चाहिए सरकारी नौकर से या अपने सरकार से, नेताओं से, मुझे क्या चाहिए? मुझे अपना वेलफेयर चाहिए, ईमानदारी के साथ, बगैर मुझे तकलीफ हुए। वो काम हम करें, उसी के लिए हम हैं इस नौकरी में, वही हमसे अपेक्षा है। तो आपका रोल बदला है पीछे के मुकाबले, अभी भी बदल रहा है, आगे भी बदलेगा, और इट इज हाई टाइम दैट यू एक्चुअली स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सर्वेंट। आपको एक नौकर की तरह बिहेव करना पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस, एंड व्हाई नॉट? नौकर है वही, हमको गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं ना, सरकारी नौकर। बिहेव लाइक ए नौकर, व्हाई डू वांट टू बी ए लाट साहब और ए राजा और समथिंग लाइक दैट? नौकर है, पब्लिक की सेवा करो, काम करो, जायज काम करो, नाजायज मत करो, और तरीके से, कायदे से, वक्त पे।
जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लोगों के काम लटकाइए मत, वक्त पे कीजिए और बेईमानी को बीच में मत आने दीजिए। और आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि हाँ ये ठीक ही कर रहा होगा ये आदमी, वो विश्वास बने, वो बहुत जरूरी है। तो क्या एक्चुअली काम लटकाए जाते हैं? लटक जाते हैं, लटकाए जाते हैं। कई मर्तबा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब चाहते हुए भी चीजें वक्त पर नहीं हो पाती। जब तक आपके मन में कोई एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन नहीं है तब तक सब ठीक है। बेशक देरी हो जाए कोई बात नहीं, देर आए बट दुरुस्त आ जाए। आपकी कोई स्वार्थ उसमें बीच में आपका नहीं होना चाहिए, कोई और कंसिडरेशन, कोई दुर्भाव, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। फिर देरी को भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं। गाड़ी की चॉइस मिलती है आपको कि आप चूज करेंगे कौन से ब्रांड की गाड़ी चाहिए, सेडान नहीं एसयूवी चाहिए या एम्बेसडर? गाड़ी की चॉइस नहीं है, वो सरकार फैसला करती है। हमारा एक मंत्रालय है ट्रांसपोर्ट का और वो पूरी बैठक होती है, कैबिनेट वगैरह में अप्रूव होती हैं चीजें। तो पे स्केल के लिहाज से ये लोगों की वो बनाई हुई है एलिजिबिलिटी, कौन किस चीज के लिए पात्र है, तो किस पे स्केल पे किस टाइप की गाड़ी मिलेगी, वो सबके लिए तय पैमाना है। उसी के हिसाब से गाड़ियां मिलती हैं। सेडान्स ही मिलती हैं जनरली, सरकारी अमले में एसयूवीज वगैरह का चलन है नहीं अभी। लेडीज के लिए आईएएस एक अच्छी चॉइस है, बहुत शानदार पेशा है जो। और ये लेडी जेंट वाला तो अभी कोई सीन बचा नहीं, बिकॉज सभी बराबर हैं और लेडीज किसी भी लिहाज से कम नहीं है, किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वो माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ गई, वो स्पेस में भी चली गई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी बन गई, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जस्टिस भी बन गई, और वो कुश्ती में पहलवान भी बन गई, बॉक्सर भी बन गई। तो कहाँ कम है वो? बिल्कुल है। लोएस्ट रैंक कौन सा होता है एक आईएएस ऑफिसर का? हम सब एसडीएम से स्टार्ट करते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज में भी, आईएएस में भी। और फिर आप एसडीएम से एडीसी हो जाएंगे, फिर आप डीसी हो जाएंगे, फिर आप कमिश्नर हो जाएंगे, फिर आप फाइनेंशियल कमिश्नर हो जाएंगे, जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कह देते हैं। तो आप बेसिकली जनरली अक्सर आप ये लगाएंगे डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक लोग डिप्टी कमिश्नर रहते हैं। और अभी थोड़ा सा स्पेशल सेक्रेटरीज रैंक तक भी रहने लग गया, जब तक आप सेक्रेटरी नहीं बनते। इसके बाद सेक्रेटरी हो जाएंगे, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो जाएंगे, और जो बॉस है ब्यूरोक्रेसी का स्टेट में वो चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट में, और नेशनल लेवल पे यूनियन में कैबिनेट सेक्रेटरी उनको कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे कैबिनेट सेक्रेटरी इज द बॉस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी और स्टेट में चीफ सेक्रेटरी इज बॉस। एंड दैट्स द हाईएस्ट रैंक? दैट्स द हाईएस्ट रैंक, यस। ओके, यस यस। संडे ऑफ मिलता है या ऑप्शनल है? वैसे तो इट इज ए 5 day वीक कहने के लिए, बट हमारे लिए कोई सैटरडे संडे मंडे नहीं है और दिन रात भी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उस दिन कुछ कोई एक्टिविटी है तो वो करनी है, नहीं है तो लेजर है। तो कभी आराम भी है, कभी ऑफ भी है, कभी नहीं भी है। इट्स अ मिक्स बैग एक्चुअली। काम है तो करना है, नहीं है तो आप अपने परिवार के साथ रिलैक्स करें। दैट्स व्हाट आई सेड कि कई चीजें हैं जो शायद हो सकता है ये इंप्रेशन भी कहीं हो कि संडे वनडे कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, मिलता है बाकायदा। आज संडे है, मैं बैठा हूँ, देखिए मैं आपके साथ बैठा हूँ और कुछ सरकारी काम है जो मुझे करना चाहिए, मुझे पता है मुझे करना है, वो रखा है, वो आई डू इट, वो होएगा। बट मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैंने कैजुअल से कपड़े पहन लिए हैं, मैं ये डेनिम और कॉर्डरॉय वगैरह पहने बैठा हूँ, कार्डिगन। अदरवाइज शायद मुझे ऑफिस में तो मैं कोट और टाई प्रॉपर ऑक्सफोर्ड पैटर्न के जूते पहनना चाहिए। वैसे ये कोई पाबंदी नहीं है हमारे और बंदिशें नहीं है। हाँ, कोई यूनिफॉर्म होती है? बंदिशें नहीं है, बट एक्सपेक्टेड रहता है आपको, एक बड़े सटल से तरीके से इन चीजों को बतलाया जाता है आपको कि आपसे कैसी वेशभूषा की उम्मीद है। नेचुरली आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो आपको लगता है कि मेरी समस्याओं का समाधान करेगा, और आप जाके देखें कि वो सिगरेट सुलगाए बैठा है, पता नहीं क्या पहन के पजामा, तो वो क्या ही इंप्रेशन लेके जाएगा, और आप क्या ही अपनी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने। जेंटलमैनली एक डिसेंट सी ड्रेस होनी चाहिए। वो आपकी हो सकता है आपकी वो क्या बोलते हैं, राज्य की या देश की वेशभूषा हो। आप कोई शायद चूड़ीदार और कोई शेरवानी शायद आपको ये पहनने की भी आदत हो, ऐसी कोई बंदिशें नहीं है। बट यस, जेंटलमैनली तरीके से जो मेरा जो मैं जो इस बात से समझता हूँ है कि आपको कम से कम सर्दियों के वक्त में कोट के साथ टाई वाई लगाना,
सलीके से पैंट शर्ट पहनना, जूते सलीके से पहनना, बजाय कि कोई फैंसी और इस टाइप ऐसा फैंसीफुल सा नहीं लगना चाहिए। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रिटर्न डायरेक्शंस इस बारे में नहीं है। हाँ, अभी तक का कोई ऐसा डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग आपका, या कुछ ऐसे वाक्य हुए हो जब डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो गया हो? बहुत आते हैं ऐसे मौके। फैसला लेना मुश्किल तब होता है जब अलग अलग क्वार्टर्स को अलग अलग उम्मीदें हो जाएं आपसे। यदि सब लोगों को एक ही जैसी उम्मीद आपसे है, फिर फैसला लेना मुश्किल नहीं होता। मैं एक वाकया बताता हूं छोटा सा। आई नॉट नेम द प्लेस एंड द टाइम। मैं किसी खास वक्त पे कहीं था और कोई अपराध हुआ और पुलिस हरकत में आई और कोई व्यक्ति मार दिया गया। बलवा हो गया, आंदोलन हो गया और बतलाई गई बातें कि गलत मारा गया, मिस्टेकन आइडेंटिटी का शायद कि राम जाने ऐसा, मतलब उस वक्त ये था कि जान के ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आपको पता ही है जो पब्लिक आउटरेज जब होता है, 50, 60, 70 गांव की पंचायत हो गई और धरना, सड़क पे लोग बैठ गए और हलवाई बिठा के लंगर चल गया, टेंट्स लग गए। इट वाज अ बिग बवाल काइंड ऑफ अ थिंग, big issue. The entire government was seized of the matter right at the top. Made national headlines. It was a national hookup also. People made aware in the union also. Somehow things were contained and the people demanded that this fellow does the inquiry. You entrust it to him and we will accept the verdict. It was entrusted to me. I went about doing the investigation. Now, it was a question of my retaining the faith that people had deposed in me. उन लोगों ने एक विश्वास व्यक्त किया कि ये आदमी करेगा, तो मेरे लिए एक तो चैलेंज ये था कि वो विश्वास बहाल रहे, कायम रहे, वो टूटे नहीं। Which is important. क्या लोग वो विश्वास, मैं जो भी फैसला करूं तब करेंगे वो? यदि फैसला उनके चाहे अनुसार नहीं हो तो क्या वो विश्वास करेंगे? Actually. दूसरा, सरकार को ये उम्मीद रहती है कि गवर्नमेंट को एम्बैरेसमेंट ना मिले कहीं। सरकार एम्बैरेस नहीं होनी चाहिए, कोई कंट्रोवर्सी ऐसी ना हो जाए जहां सरकार को कठिनाई आए। पुलिस की ये तमन्ना और एक्सपेक्टेशन थी मुझसे कि हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, हो गया, अब गलती से हो गया, किन हालात में हुआ वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, बट हम बलि ना चढ़ें, हमारी जान बच जाए, नौकरी बच जाए, पुलिस ही उम्मीद रखती है। और मैं क्या उम्मीद रखता हूं कि मैं इन सब की उम्मीदें पूरी कर दूं और किसी को नाहक नुकसान ना हो, जिसके साथ नाजायज वो उसको इंसाफ मिले। इंसाफ के साथ जान की कीमत पैसे में तो आप लगा नहीं सकते, परंतु उनकी सफरिंग को, उनके लॉस को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए कुछ न कुछ किया जाए, लोगों का विश्वास भी बना रहे और गवर्नमेंट भी एम्बैरेस ना हो। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो बड़ा टफ सीन रहता है। वो हुई सारी बातें और जो जो मैंने आपको बताया वो सब हुआ। जायज को इंसाफ मिला, जो नाजायज हुआ था उसको कंपनसेट किया गया, जो करने वाले थे उनको सजा भी मिली, बट उनको सजा उतनी कठोर नहीं मिली जो वो जानबूझकर अपराध करते तब होती, क्योंकि ये केस मिस्टेकन आइडेंटिटी का ही था सचमुच, और पुलिस सचमुच एकदम एक्शन में आई थी और पूरी अर्नेस्टनेस के साथ, ईमानदारी के साथ चले थे और एक मुठभेड़ हो गई, उसमें कोई और मारा गया, तो उसमें मंशा नहीं थी। तो आपने डिफरेंशिएट ये भी करना है कि वॉज देयर एन इंटेंट टू किल, क्या इंटेंशन थी ऐसी। तो ये सब चीजों में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल काम है और सभी संतुष्ट थे, सभी वर्ग, एंड आई केम आउट ऑफ इट विद ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन
बड़ा मुझे मुश्किलें तो आई उसमें, एक एंजाइटी भी रही ऑल थ्रू, मुश्किल था, बट आई वाज एबल टू पुल द कू ऑफ। तो सत्य की रक्षा की आपने। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। उसमें काफी मुझे कन्विंसिंग भी करनी पड़ी, सभी पक्षों की कन्विंसिंग भी करनी पड़ी। रेगुलर टच विद ऑल स्टेक होल्डर्स, बी इट द गवर्नमेंट, be it the aggrieved, be it the law enforcers, be it the people, be it the society, my own conscience. I had to strike a huge balance, which was a tough task actually. जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो पहली गवर्नमेंट से जो अभी न्यू गवर्नमेंट होती है उसके व्यू पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे में पॉलिसीज को कैसे आप हैंडल करते हैं जब चेंजेस हो जाते हैं? देखिए, पॉलिसी तो बुनियादी पॉलिसी तो वही रहती है, पेपर वर्क में काफी स्टेट का विकास, लोगों का कल्याण, जी, ईमानदार व्यवस्था, यही है, यही बुनियादी पॉलिसी है हर सरकार की, हर ब्यूरोक्रेट की, होनी भी यही चाहिए। उसको करने के तरीके अलग हो सकते, प्रायोरिटीज अलग हो सकती हैं। हर सरकार की और सिस्टम की प्रायोरिटीज अलग हो सकती है कि मुझको ये चीज पहले करनी है, ये चीज बाद में कर लेंगे। लाइक से फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछें कि आपके लिए पब्लिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, आई वुड से कि पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ मेरे लिए आवश्यक है सबसे पहले। वो जब हटे कट्टे अच्छे स्वस्थ होंगे तो बाकी चीजों को देख पाएंगे। प्राइमरी एजुकेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन है, जिसमें आपकी सड़कें हैं, आपका संचार तंत्र है और चीजें हैं। और उसके बाद देन अदर थिंग्स फॉलो, कि फिर क्या है आपके लिए, आपकी नहरें हैं, आपके शिक्षण संस्थानों को, तो जैसे मैंने एजुकेशन में आपको कहा, तो प्रायोरिटीज बदल सकती हैं, बाकी बुनियादी बेसिक पॉलिसीज वही हैं, जन कल्याण, विकास। और हाँ, मतभेद कैसे हैंडल करते हैं? व्यू पॉइंट्स अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट के जो होते हैं। नहीं, वो हम हर चीज के लिए एक पैमाना है जी। और एक सही गलत की व्याख्या भी है, और हर काम को करने का एक निर्धारित तरीका है, सरकारी तरीका, हम उस पर चलते हैं जी। और व्यक्तिगत व्यू पॉइंट्स यहाँ पे मैटर नहीं करते। जहाँ लार्जर, एक हमारे यहाँ ना लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नाम से एक बात हम बोलते हैं अक्सर, जिसपे हमको काम करना होता है, व्यापक जनहित। मैंने हित में काम तो करना है लोगों के, बट वो किसी व्यक्ति विशेष का हित नहीं होना चाहिए, किसी एक सेगमेंट का हित नहीं होना चाहिए, किसी एक कोटरी का हित नहीं होना चाहिए। व्यापक जनहित, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो सरकारें और जो सरकारी तंत्र है वो व्यापक जनहित में काम करते हैं। तो जहां व्यापक जनहित में फैसले लेने होते हैं वहां दिक्कत नहीं आती। सरकारी तरीका है, उससे आप काम कीजिए, कोई समस्या नहीं है। स्कीम्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई स्ट्रेटजी होती है, क्या प्लानिंग होती है? पूरी मशीनरी है इसके लिए, योजनाएं बनती हैं, बजट एलोकेशन होती है, फिर वो बजट फ्लो करता है अलग अलग चैनल्स पे, नीचे अलग अलग स्टेजेस पे। उसके लिए हर डिपार्टमेंट की फील्ड मशीनरी है नीचे, और उनकी निगरानी के लिए हर डिपार्टमेंट के लिए विजिलेंस है, उसकी निगरानी के लिए डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है जिले में, और उसके अलावा ब्यूरोज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस के लोग हैं, चाहे वो विजिलेंस ब्यूरो के लोग हैं, चाहे वो इन्फोर्समेंट ब्यूरो के लोग हैं। तो ये चीजों को धरातल पे लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा है, और ईमानदारी से हो रही है या नहीं, उसके लिए बुनियादी चीज है कि आपको समय समय पर उनका निरीक्षण करना होगा। आपको देखते रहना पड़ेगा कि चीजें ठीक हो रही हैं कि नहीं, कोई पिलफरेज तो नहीं है कहीं। आपको अपने कान भी खुले रखने होंगे आंख के साथ, कि कहीं कोई सुगबुगाहट है तो आप उसको सुने, उसको देखें, पड़ताल करें। आपकी इंटेलिजेंस भी सुदृढ़ होनी चाहिए, वो इनपुट्स आपको रेगुलर आनी चाहिए। आपका लोगों से इंटरफास रहना बहुत जरूरी है, वो आपको बताएंगे कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो योजना जिस तबके के लिए बनाई गई है वो उस तक पहुंच भी रही है कि नहीं। उसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। उसके लिए डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशंस का डिपार्टमेंट है जो उसका प्रचार प्रसार करता है, चाहे वो अखबार के माध्यम से है, टीवी के माध्यम से है, वैन्स के माध्यम से है, शिविर लगाने के माध्यम से है, कैंप्स लगते हैं, तो मेले लगते हैं, गाँव में जाते हैं, हम गाँव में दरबार लगाते हैं, गाँव में हम रात को रुकते हैं, हम रात्रि ठहराव करते हैं गाँव में, पंचायत को इकट्ठा करके बैठते हैं, चौपाल में बैठ जाते हैं, पंचायत घर में बैठ के लोगों को बुला लिया, समाधान शिविर हमारे लग रहे हैं, वहां पे लोग आते हैं।
तो लोग आपको बतलाते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, योजनाएं धरातल पे उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं। आपको भी लोगों के पास जाना होता है, आपको उनके बीच में जाना चाहिए। आप गांव में जाइए, लोगों से मिलिए, खेत खलिहान में जाइए, आप अदारों में जाइए, देखिए, निरीक्षण, सड़कों पे निकलिए, और आपको वस्तु स्थिति पता चलती है उससे, और आपको पता चलता है कहाँ पे डिफिशियंसी है, कहाँ गफलत है, और फिर आप निवारक कदम उठाइए। क्या क्या स्पेशल प्रोजेक्ट्स पे अभी आप काम कर रहे हैं इन हरियाणा गवर्नमेंट? अभी देखिए, एक तो जो बहुत एम्बिशियस हमारी जो चल रही है चीजें, वो एक समाधान शिविर के नाम से एक मास कांटेक्ट एक्सरसाइज हमारी है, जो सर्विस डिलीवरी के लिए है बेसिकली। तो लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान, उसके लिए शिविर लगते हैं हर रोज। वो एक बहुत ही एम्बिशियस व्हीकल है ये हमारी सरकार का। इसके साथ में एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं। जहां पे पानी नहीं है, मान लीजिए, वहां पे भूमिगत जल स्तर को कैसे सुधारा जाए, वो चीजें हैं। जहां पे टेल पे पानी नहीं पहुंचता, और नहरों का जाल बिछा के पानी आखिरी छोर तक पहुंच जाए, बीच में पानी की चोरी रुक जाए। जहां पानी की बहुतायत है, वहां ये मुद्दा गौण हो जाएगा। यहाँ पे यमुना नदी बहती है, नीचे का पानी ऊपर है, बारिशें अच्छी होती हैं, ग्रीन कवर अच्छा है, पहाड़ों की तलहटी में है। तो जो समस्याएं भिवानी और महेंद्रगढ़ में या मेवात में हो सकती हैं, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं जिनका रखरखाव किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास जैसे टिम्बर का बड़ा काम है, यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री बड़ी है, यहाँ पे प्लाईवुड उद्योग का एक बहुत बड़ा ये हब है यमुनानगर, जैसा आप जानते हैं। तो उनके विकास के लिए, उनकी सहायता के लिए काम यहाँ पे होते हैं। हमारे यहाँ पे पुरातात्विक महत्व की बड़ी चीजें हैं, बड़ी एंशियंट सभ्यताओं की चीजें, साइट्स यहाँ पे हैं। बुद्ध काल की सभ्यताएं और चीजें यहाँ पे हैं, एक्सकवेशंस हुई हैं, वो चीजें निकली हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से भी ये इलाका हमेशा जुड़ा रहा है, वो चीजें भी यहाँ पे हैं। और महर्षि वेद व्यास भी यहाँ पे रहते थे, तपस्या करते थे। भगवत पुराण भी कहते हैं, उन्होंने यही लिखा। पुराणों का जो विकास हुआ, जो लिखा गया उनको, वो यहाँ पे हुआ। तो बड़े रिलीजियस साइट्स भी हमारे यहाँ पे हैं, आदि बद्री है, कपाल मोचन है। तो ये सब चीजों के लिए सरस्वती नदी का उद्गम यहाँ से है, बाय द वे, आदि बद्री। जी 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 जी। तो सरस्वती रिवर के रिजुविनेशन का एक काम यहाँ पे चल रहा है, बहुत ही अगेन एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये है। सिखों की भी राजधानी ये इलाका रहा है, लोहगढ़ में राजधानी उनकी रही है, जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर रहे। उसका भी विकास होने वाला है, लोहगढ़ कॉम्प्लेक्स का। वो एक बड़ी परियोजना है सरकार की। टूरिस्ट हब के रूप में इसको विकसित करना, एक रिलीजियस टूरिज्म की भी व्यवस्था यहाँ पे करना, उस दिशा में कदम हम उठा रहे हैं। यमुना इधर से गुजरती है, हमारा एक बराज है यमुना का हथनी कुंड में, उसके अपस्ट्रीम भी हम एक डैम हिमाचल के साथ मिलके बनाने की सोच रहे हैं। उससे डाउनस्ट्रीम में आदि बद्री इलाके में 2-3 डैम्स बनेंगे। सोम रिवर पे भी ऐसी व्यवस्थाएं हम करेंगे, ताकि वो पानी स्टोर होके और सरस्वती नदी पुनर्जीवित हो जाए, और लोगों को इरिगेशन के लिए भी पानी मिल सके, और जो पानी व्यर्थ बह जाता है बारिशों में, वो पानी व्यर्थ न जाए। तो ये पूरी चेष्टा है। ये मेरे ख्याल से 200-225 किलोमीटर की इस नदी की लेंथ है, उसमें काफी कुछ तो हो चुका है। 12-15 किलोमीटर का कुछ इलाका बचा है, उसको भी एक्वायर करने की प्रक्रिया जारी है। और फिर कुरुक्षेत्र और कैथल होते हुए, और फिर पंजाब से वापस फतेहाबाद सिरसा में घुस के ये ओटू तक चली जाएगी, और फिर आगे आपको राजस्थान, गुजरात वगैरह जो भी इसका बेड रहा है। तो आपको बुद्ध काल के स्तूप भी यहाँ मिलेंगे, वो सभ्यता मिलेगी, सिंधु घाटी की सभ्यता मिलेगी। आदि काल के आपको ये आदि बद्री, आदि केदार, ये टेम्पल्स भी यहाँ मिलेंगे। कपाल मोचन कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर है, सरस्वती का उद्गम यहाँ से है। तो ये सभी बोर्ड्स का गठन किया है गवर्नमेंट ने उनके विकास के लिए। तो इसमें डैम्स भी प्रपोज्ड हैं, चैनल्स भी प्रपोज्ड हैं, पानी का कंजर्वेशन भी प्रपोज्ड है, टूरिज्म हब के तौर पर विकसित करना वो भी है, कल्चरल हेरिटेज को सुदृढ़ बनाना, उसको बचा के रखना, वो भी इसमें सम्मिलित है। सभी तरह की योजनाएं हैं। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बनने लग रहा है अभी, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी 600 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। तो चल रहा है काम। एंड व्हाट आर द रिटायरमेंट प्लान्स आफ्टर योर रिटायरमेंट? कुछ प्लान्स है आगे?
हम में से बहुत से लोग री एम्प्लॉय हो जाते हैं, जो मैं तो नहीं हूँगा। आप क्या प्लान? मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना दिया ऊपर वाले ने और समाज ने भी, तो शायद ये वक्त रहेगा टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मैं किन्हीं संस्थाओं से जुड़ जाना चाहूंगा, कुछ लोगों को जागरूक करने में, मोटिवेट करने में, माइंडसेट बदलने में, उनका रुझान बदलने की कुछ चीजें मेरे जहन में हैं जो मैं करना चाहूंगा, ताकि लोग अच्छे नागरिक बन पाए और बेहतर। वो सही गलत की जो परिभाषाएं हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। राष्ट्र को पहले रखें, कैसे वो योगदान दे सकते हैं, ये चीजें। खेती बाड़ी में भी मेरी रुचि है, शायद वो मैं करना चाहूंगा। घूमना फिरना मेरा एक बहुत बड़ा शौक है, मैं देखना चाहता हूँ इधर उधर घूम के दुनिया को। तो वो सब चीजें जो शायद अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ और इच्छाएं हैं मन में, तो वो मैं पूरी करूंगा। सर, हर कहानी की एक सिनॉप्सिस होती है, तो आपकी जो पूरी जर्नी थी आपके स्कूल कॉलेज डेज से लेकर अब तक, उसमें कोई ऐसा कंटेंटमेंट, कोई रिग्रेट, कोई ऐसा एपिसोड, चाहे आपकी फैमिली का हो या आपकी अभी तक की जो आईएएस की जर्नी का हो, आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? रिग्रेट्स तो कोई भी नहीं है, सही पूछें तो। मेरा मानना है कि ग्रैटिट्यूड एक बहुत बड़ी चीज है। तो मैं ग्रेटफुल हूँ भगवान के प्रति कि बहुत शानदार स्कूल्स में मेरी एजुकेशन हुई। देश के जो सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक वहां मुझे शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। जैसे मैंने पहले बताया था, यूपीएससी के थ्रू, कंपेटिटिव एग्जाम्स के थ्रू वो एजुकेशन होती है, वहां मैं पढ़ा। और उसके बाद मुझे जो हिंदुस्तान की महान फौज है, द ग्रेट इंडियन आर्मी, उसमें नौकरी करने का मौका मिला, देश की सेवा करने का मौका मिला। उसके बाद मुझे नागरिक सेवा में आने का मौका मिला। तो God has been more than kind. I have a great sense of contentment and satisfaction and gratitude. तो मैं ये कहूँगा कि जर्नी बड़ी सुखद रही। ऑफ कोर्स आप, क्योंकि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, एक फार्मिंग कम्युनिटी से मैं आता हूँ। That's nice. गांव का मैं रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी रिटायर्ड टीचर हैं, मेरी माँ गृहिणी रही है। तो गांव में हम रहते थे, गांव के स्कूलों में मैं पढ़ा इनिशियली, उसके बाद मैं पंजाब में चला गया। तो उसके बाद साल भर के आसपास अध्यापन किया, मैं स्कूल मास्टर भी रहा कुछ दिन, और फिर मैं फौज में चला गया। मैं एक छोटा सा एनेक्डोट मैं बताना चाहूंगा, शायद वो रेलेवेंट भी होगा थोड़ा सा, और शायद इस मोनोटनी और हेवीनेस को तोड़ भी देगा। कि माँ बाप का सपना आप बात कर रहे थे, मेरे माँ बाप का भी सपना था कि मैं आईएएस बनूं। मैं शायद कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट मेरे ख्याल से नहीं रहूंगा, जो कोई विद्वता की तरफ मेरा कोई बहुत रुझान नहीं था कि मैं कोई प्रकांड पंडित विद्वान बहुत बड़ा बन जाऊं पढ़ पढ़ के, स्कॉलरली टाइप का। बट मैं ठीक था। तो बीच में बस ख्याल आया कि क्यों नहीं, मैं अभी ग्रेजुएशन वगैरह हो गई तो मुझे फौज में चले जाना चाहिए। तो मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जाम दिया और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया और इंटरव्यू के लिए मेरी कॉल आ गई। मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे मैं फौज में जाऊं, मेरी माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी। और घर पे जो भी द्वंद्व, झगड़ा क्लेश होता है, वो छोटा मोटा वो हुआ। नाखुशी जाहिर करी उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के खिलाफ मैं घर से निकल गया जिस दिन मुझे ट्रेन पकड़नी थी इलाहाबाद के लिए। और उनको पता नहीं चला कि मैं निकल गया। उन्होंने मुझे ढूंढा होगा तो मैं नहीं मिला। मैं अपनी एक दो पैंट कमीज उठा के, कोई पैसा वैसा मैंने नहीं लिया, और मैं एक दोस्त को मैंने अपने साथ लिया और मैं रेलवे स्टेशन पे चला गया ट्रेन पकड़ने के लिए। एंड आई ट्रेवल्ड विदाउट टिकट। बहुत अच्छी बात नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। इससे कोई प्रेरणा ना लें कोई भी। बट फिर उन्होंने देखा होगा मैं नहीं मिला, तो मेरे पिताजी को ये भान था कि मैं शायद वहां चला गया हूँगा। तो वो आए, पीछे से स्टेशन पे आए, कुछ पैसे वैसे मुझे दिए। उन दिनों घड़ी बांधते थे, वो घड़ी उन्होंने दी, आशीर्वाद भी दिया। हालांकि वो खुश नहीं थे, ऐसे कि तू अब तूने नालायकी तो कर दी,
बट फिर भी चल तू जा, और बट योर मदर सेज कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सो ऐसे अगर नहीं होगा तो मैं लौट के नहीं आऊंगा। ये रिजॉल्व के साथ मैं गया, और ऊपर वाले ने कृपा दिखाई, तकदीर ने भी शायद धक्का मारा, और कुछ छोटा मोटा शायद मेरा योगदान रहा होगा, और मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। और मैं लौट के आया, माँ बाप की इच्छा के खिलाफ मैं मद्रास चला गया एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए, फौज ज्वाइन कर ली। फौज में अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने जम्मू और कश्मीर में भी सेवा की, घाटी में मैंने सेवा की, और मैंने दिल्ली में भी की, मैंने राजस्थान में भी सेवा की, हिमाचल में भी मैं रहा, आसाम में भी मैं रहा, तरह तरह के ऑपरेशंस में मैं रहा, चाहे किरनी विरनी वाले थे, अब हजरत बाल दरगाह वाले काल में भी मैं वैली में था, उल्फा वाले इलाके में भी मैं रहा, और घूम फिर के एक ऐसा वक्त आया, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट बहुत थी, पूरे देश में घूमा, देश के लिए सेवा की, अच्छा लगा, और डिसिप्लिन भी आया, कंपैशन भी आया, और क्या कहें उसको, जो देश के प्रति भाव, एक अच्छा नागरिक बनने की ललक चाहत, वो सब चीजें आई। और फिर किसी ने मुझे सुझाव दिया कि ऐसे ऐसे एक सिविल सर्विसेज में अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, और फिर दोबारा ऊपर वाले ने और तकदीर ने मेरा साथ दिया। कहने का भाव केवल इतना है कि माँ बाप जो चाहते हैं वो, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर है, और आप जो भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं, तो अगर ऊपर वाला चाहेगा तो वो होगा, वो फिर अपने आप होगा, वो रास्ते ऊपर वाला ही बनाएगा। उन्होंने चाहा था मैं आईएएस में आऊं, मैं फौज में चला गया, लेकिन मुझे लौट के इधर ही आना पड़ा। ये व्यवस्था भी शायद ऊपर वाला और माँ बाप का आशीर्वाद और उनका प्यार, उनकी चाहत, वो जो दिमाग में जो भी चलता है वो शायद फलीभूत हो जाता है देर सवेर। तो उसके लिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो कारक बन जाते हैं। और दूसरा ये कि लक, तकदीर जिसको कहते हैं, उस नाम की चीज है दुनिया में, ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं होती। और सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड हमेशा रहना चाहिए, सिर्फ इस बात के लिए भी रहना चाहिए कि मैं जिंदा हूं आज। एक पल का भी आपको जीवन का भरोसा नहीं है, देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या हो ही जा रहा है। वी शुड बी ग्रेटफुल, शुक्राना हमेशा मन में रहना चाहिए ऊपर वाले के प्रति, कि मैं जिंदा हूं, कि मैं खुशहाल हूं। और मैं इस नौकरी की बात करूं तो मैं अपने स्टेट में हूं, बहुत बड़ी बात है होम कार्डर में नौकरी करना, मैं इसी स्टेट में हूं, और ये भी कि मेरी स्टेट इतनी खुशहाल और खूबसूरत है। तो मैं तमाम चीजों के लिए ग्रेटफुल हूं, और एक कंटेंटमेंट की फीलिंग भी होनी चाहिए कि मैं संतुष्ट हूं। अगर संतोष होगा तो आप सही रास्ते पे चलेंगे, आप गलत मार्ग नहीं अपनाएंगे। एंड सर, अड्डा अनफिल्टर्ड के व्यूअर्स को आपका मैसेज? व्यूअर्स को मैं कहूंगा कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कीजिए। एंड कीप वॉचिंग अड्डा अनफिल्टर्ड। थैंक्स फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग हियर। It was a pleasure talking to you. Thank you. Equally nice, yeah.